हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं हूं आपका मैथ्स एडुकेटर उशांग घई और मैं आपको पढ़ा रहा हूं आजकल वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने वेक्टर स्टार्ट किया था और उस वेक्टर के अंदर हमने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक सीख लिए थे। आज इस वेक्टर का लास्ट पार्ट है। 2 लेक्चर्स के अंदर हमने इस चैप्टर को फिनिश कर दिया फटाफट से। आपका काम है सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, एटलीस्ट एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एंड एग्जांपल को आपने क्रैक करना है। जो भी डाउट हो आपने मेरे से पूछ लेना है, ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स पर छोड़ा था। डॉट प्रोडक्ट और एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, मैं आपको फिर कहूंगा, अगर आपने लेक्चर वो नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को देखना पड़ेगा और फिर ये वाला लेक्चर आपको समझ में आएगा। हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट सीखी थी, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन 2 वेक्टर्स। आज हम सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या आता है, एक वेक्टर फॉर्म में आता है। देखो, बिना एग्जाम्पल की चीजें समझ में नहीं आती। लेट से एक मैं अभी पहले तो फॉर्मूला लिख दूं, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। मान लेते हैं ये मेरा एक a वेक्टर है और b वेक्टर है मेरा x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप। ओके, और अगर मुझे निकालना है a वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस में b वेक्टर, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एक डिटर्मिनेंट से निकलेगा। डिटर्मिनेंट हमने टर्म 1 में किया था। यहां पर जो रो 1 होगी वो होगी i कैप, j कैप, k कैप। रो 2 होगी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ a वेक्टर, x1, y1 और z1। और रो 2 जो होगी वो हो जाएगी x2, y2 और z2। अगर हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ना कि आंसर मेरा एक वेक्टर फॉर्म में आएगा, ठीक है जी। तो ये होता है बेटा मेरा a क्रॉस b, ये हो गया मेरा a क्रॉस b, ठीक है जी। अगर मैं इसको एक एग्जांपल लेकर समझाऊं आपको, एक सॉल्व कर लेते हैं एग्जांपल। लेट्स से कि मेरा a वेक्टर हो गया 5i कैप, 4j कैप और 3k कैप और b वेक्टर हो गया i कैप -2j कैप और 6k कैप। तो मेरा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या होगा, i कैप, j कैप, k कैप, 5, 4, 3, 1 -2 और 6। अब इसको आपको सॉल्व करना आता है। रो 1 के लॉन्ग अगर मैं एक्सपेंड करूं तो कितना हो जाएगा, 24 + 6, तो ये 30 हो गया। माइनस j कैप कितना हो गया बेटा, 30 - 3 यानी 27 और प्लस k कैप क्या हो जाएगा, -10 - 4 -14। तो ये आ गया 30 i कैप -27 j कैप -14 k कैप। ये हो जाएगा बेटा, क्लियर है, डन। ओके, तो ये आ गया मेरा a क्रॉस b। इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा वेक्टर फॉर्म में आता है। एक बात और मैं अगर आपको बताऊं कि a क्रॉस b एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि a और b के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना हो जो कि a के भी परपेंडिकुलर हो और b के भी परपेंडिकुलर हो तो आप a क्रॉस b कर दो, ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं a क्रॉस b is mutually perpendicular to both a and b, both a and b। इस बात को अगर याद रख लोगे तो क्वेश्चनों में बड़ी हेल्प मिलने वाली है कि अगर आपको 2 वेक्टर्स के म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनाना है तो आप उन 2 वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। आगे जाके इसको यूज करेंगे, छोटा सा कंक्लूजन है, ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ कंक्लूजन है जो मैं आपको बता दूं। एक तो मैंने आपको लिखवाई दिया। पहला कंक्लूजन ये कहता है कि a क्रॉस b जो होता है वो नेगेटिव ऑफ b क्रॉस a होता है, ये ध्यान रखना।
अगर हम ए क्रॉस बी निकाले, देखो ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता था, लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, वो साइन का फर्क आएगा। ठीक है जी। दूसरा, किसी भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। अभी तो बताया ना कि अगर दो वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती थी। यहां पर ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट आ गया तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा? 0। मतलब ए क्रॉस ए करता हूं अगर मैं, तो मेरा आंसर आएगा 0। उसके कारण बहुत हैं कि आपका डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती थी, दो रोज अगर सेम हो जाएं तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? चले आगे। अच्छा, तो इसी प्रकार अगर मैं करूं i क्रॉस i या j क्रॉस j या k क्रॉस k, तो वो भी क्या आएगा बेटा हमारा? 0 आएगा, क्योंकि ये भी तो एक वेक्टर है। लेकिन फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करने की ये तरीका है। ये साइकिल बना दी मैंने, एक सर्कल टाइप चीज बना दी। ये एरो ऐसे चलते हैं, ठीक है जी, कैसे? क्लॉकवाइज। ओके, तो यानी कहीं पर भी आप देखोगे i क्रॉस j होगा तो उसका आंसर आ जाएगा k। अगर आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो वही आंसर आएगा। j क्रॉस k करोगे तो आंसर आ जाएगा i, और k क्रॉस i करोगे तो आंसर आ जाएगा j। लेकिन अगर यही जैसे बताया मैंने a क्रॉस b माइनस ऑफ b क्रॉस a के बराबर है, यही आप उल्टा कर दो, j क्रॉस i कर दो तो आंसर माइनस k आ जाएगा। k क्रॉस, देखो ना, j क्रॉस i उल्टा चल रहे हो तो आंसर आएगा माइनस k। तो इस साइकिल को याद रख लेना, क्लॉकवाइज में आंसर पॉजिटिव आएगा और एंटी क्लॉकवाइज में आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो k क्रॉस j करोगे तो आंसर माइनस i आ जाएगा, और i क्रॉस k करोगे तो आंसर माइनस j आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आई बात? डन? ओके, चलिए, तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए आगे आओ, ज़्यादा कुछ है नहीं आज पढ़ने के लिए, क्वेश्चंस पे धावा बोलेंगे आज हम लोग। क्या आता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वो तो हमने पढ़ लिया सर। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर आपने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट का यूज करके, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके भी आप पढ़ सकते हो। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसका भी मैग्नीट्यूड आपको निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। याद रख लेंगे? क्लियर है? पक्का? चलो, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आ गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जरूरत पड़ेगी मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ती है। चलिए आगे। फिर आता है एंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आखिरी के दो फॉर्मूले हैं, फिर हम क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें तो आपको दो को इनिशियल वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? दो को इनिशियल वेक्टर। याद है? को इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता था। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, साथ में लिख देंगे हम स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है ना, स्क्वायर यूनिट। तो यानी अगर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी और उसका ए वेक्टर गिवन है और उसका बी वेक्टर, यानी दो को इनिशियल वेक्टर आपको गिवन है, तो अगर हम हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का आधा कर लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ऐसे ही अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात की जाए तो देखो ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। अगर ये दो को इनिशियल वेक्टर है तो एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ हाफ, नहीं होता ना, क्योंकि भैया दो ट्राइंगल की बात हो रही है, एक कहीं ना कहीं इस ट्राइंगल की और एक इस ट्राइंगल की। पैरेललोग्राम है तो इसकी डायरेक्शन वगैरह सेम होगी और ये भी, तो दो ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया तो हाफ हाफ तो 1 ही हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर आ गया स्क्वायर यूनिट्स, मतलब इसी से यही फॉर्मूला आपका तैयार हो गया है। क्लियर है? डन है? आगे बढ़े। तो ये दो फॉर्मूले आप याद कर लेंगे और फिर अब कुछ नहीं बचा आज की क्लास के अंदर, हमें सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। तो देख लो, एक हमने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स निकालना आ गया, डॉट प्रोडक्ट भी सीख लिया, क्रॉस प्रोडक्ट भी सीख लिया। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये जो चेन है, ये जो साइकिल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इसके बाद आपने सीखा कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकाला जाएगा यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट।
तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में साइन थीटा आ जाता है। और फिर आपने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि ये निकालना, तो मैंने अभी तो बता ही दिया, अभी किया ही था हम लोगों ने ये। तो आपको ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है 3i माइनस 2j और प्लस 2k। क्लियर है? ए और बी वेक्टर आ गया। अब क्या निकालना है आपको? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो i j और k, 1 माइनस 7 और 7, 3 माइनस 2 और 2, ये आ गया माइनस 14 एंड प्लस 14। आता है ना डिटरमिनेंट सॉल्व करना यार। माइनस j, ठीक है जी, ये आ गया 2 माइनस 21 प्लस k कैप, क्या आया भैया? माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 21। तो ये तो नष्ट हो गया। ये कितना आया? 19 आई कैप, वो आ गया 19 जे कैप। तो ये आ गया हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन आपसे क्या पूछा हुआ है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया 19 का स्क्वायर और ये हो गया 19 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 19√2 यूनिट्स। क्लियर है? सिंपल, नो रॉकेट साइंस। आगे बढ़े, चलो जी। कह रहे फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसके ऊपर टोपी होती है। कैसे निकालते हैं? उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। इसके भी परपेंडिकुलर होने चाहिए और इसके। मान लो इसका नाम मैंने दे दिया सी और इसका नाम मैंने दे दिया डी, तो हमको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो सी और डी दोनों के क्या होगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको क्या बताया था? ऐसे वेक्टर कैसे निकालते हैं? दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करके। दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, आपका काम हो गया, समझो। ठीक है जी। तो देखो, सबसे पहले तो सी वेक्टर है मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और वो कैसे आया? दोनों को ऐड कर लेंगे, 4i कैप 4j कैप, और वो नष्ट हो गया। ठीक है जी। फिर हम डी वेक्टर को क्या मान रहे हैं? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है जी। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये आ गया 2i कैप, ये नष्ट हो गया, और ये आ गया 4k कैप। ठीक है जी। अब मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है, एक ऐसा वेक्टर, लेट्स से ई वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ सी वेक्टर एंड डी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो यानी जो ई वेक्टर आ गया वो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर से आएगा। और सी वेक्टर क्या है बेटा हमारा? आई जे के, ये आ गया 4 4 0 एंड 2 4 204। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। 204 हो गया ना बेटा। चलो क्या करेंगे? 16 माइनस जे करेंगे, ये भी आ गया 16, और के करेंगे तो ये आ गया -8। तो ये आ गया 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप। ये वेक्टर आ गया ई वेक्टर। बट हमें ई वेक्टर का क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। नाउ इसके बाद आप क्या निकाल लोगे? ई कैप निकाल लोगे। तो ई वेक्टर को उसी के ही मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा। काम हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल के ई वेक्टर को उसी से डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। देखो, वो वाला काम हम पहले कर चुके हैं, ये वाला काम समझो कि अगर आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो कि इसके और इसके दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, तो वो क्या होगा? उसकी क्रॉस प्रोडक्ट। वो क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन अच्छा है, समझने वाली बात है, इससे एक चीज़ याद भी हो जाती है। आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट दे रखी है आपको। कह रहे दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 मतलब जीरो वेक्टर, यानी नल वेक्टर दे रखी है आपको, और आपको लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालनी। म्यू और लेमडा आपका गायब है, उनकी हमें वैल्यू निकालनी।
आओ देखो बहुत आसान है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन रखा है आई जे के, ध्यान समझेंगे, 2 6 27 1 लेमडा और म्यू, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू आ गया 0, ये ओ 0 नहीं है, ये 0 वेक्टर है, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे, आई कैप कितना आया 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस जे कैप 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अब 0 वेक्टर वो होता है जो 0 आई कैप होता है, 0 जे कैप होता है और 0 के कैप होता है। लिख लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 वेक्टर को हटा दो और यहाँ पर क्या लिख दो, 0 आई कैप, 0 जे कैप और 0 के कैप। फिर अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में इक्वल वेक्टर के बारे में आपको बताया था। ऑन कंपेयरिंग, इसको करोगे तो भी 0, इसको करोगे तो भी 0 और इसको करोगे तो भी 0। तो यहाँ से इसको करके कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि 2 वेरिएबल है, यहाँ से निकल जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ 2 म्यू माइनस 27 इक्वल्स टू 0 और 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल्स 0। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 3 और यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 27/2। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 0 वेक्टर यानी 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। आगे बढ़े, चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। आओ बताते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है। फॉर्मूला भी मैंने आपको दिया, इफ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए आ गया हमारा 1 1 2, बी आ गया हमारा 2 3 5 एंड सी आ गया हमारा 1 5 5। क्लियर है, ओके। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 2 को इनिशियल वेक्टर चाहिए, यानी एक बी सी ले लेते हैं और एक बी ए ले लेते हैं। तो पहले ले लो बी सी वेक्टर। अब बी सी वेक्टर निकालना आता है ना, x2 माइनस x1, ठीक है जी। तो ये आ गया माइनस आई कैप, ये आ गया 2 जे कैप और ये आ गया 0 के कैप। बहुत ही बढ़िया। और फिर हम निकाल लेते हैं ए बी, कौन सा वेक्टर, बी ए वेक्टर। हम निकाल लेते हैं बी ए वेक्टर जो कि आ जाएगा माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस 3 के कैप। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर इंटू में बी ए वेक्टर। बहुत ही बेहतरीन। अब मैग्नीट्यूड तो बाद की बात है, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी सी और बी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा। आओ निकाल लेते हैं, बी सी क्रॉस बी ए वेक्टर निकाल लो। ये आया आई कैप, जे कैप, के कैप। अभी सिखाया ना आप लोगों को, -1 2 0 -1 -2 -3। क्लियर। तो ये आया आई कैप -6 -0 माइनस जे की बात करोगे तो कितना आ गया 3 -0 और के की बात करोगे तो ये आ गया 2 + 2। ठीक है जी। तो -6 आई कैप -3 जे कैप एंड 4 के कैप। तो ये आ गया हमारा ये। अब इसका क्या निकालना हमको, मैग्नीट्यूड का उसका आधा। तो एरिया आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकाल लो, 36 9 और 16, 36 9 और 16 डिवाइड बाय 2, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, डिवाइड बाय 2 भी होता है। तो इसको करो, कितना आया 25 25 36 और 25 करोगे तो ये आ गया हमारा 61। ठीक है जी। तो √61/2 यूनिट्स आ गया। बात समझ में आ गई, √61/2 यूनिट्स। ठीक है जी, डन है। करें आगे, चलो जी। तो ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल, बहुत ही आसान है। 2 कोइनिशियल वेक्टर लेने, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद आपने उनका मैग्नीट्यूड का आधा कर देना है। अब आते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में भी आपको 2 एडजेसेंट साइड ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ तो हमारा काम आसान दे दिया, कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ऑलरेडी एडजेसेंट साइड गिवन है, ऑलरेडी ये ए गिवन है और ये बी गिवन है, ऑलरेडी आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, बस ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर। फटाफट से इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और नंबर पूरे के पूरे। 1 -1 3 2 -7 और 1 कर लेंगे। चलो आई कैप क्या आया, -1 + 21, ठीक है। माइनस जे करेंगे तो 1 - 6 प्लस के करेंगे तो -7 + 2, तो ये आया हमारा 20 आई कैप, ये आया 5 जे कैप और ये आया -5 के कैप, ठीक है जी। अब आपको करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ये क्या है मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कितना आ गया मैग्नीट्यूड 425 √450 यूनिट। इसको आगे आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्लियर है, डन। चलें आगे। तो ये आ गया बेटा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन है, देखो 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज, और वो थोड़े से मिक्सचर चलेगा। कॉन्सेप्ट हमारे सारे खत्म हो गए हैं, वेक्टर हमारा फिनिश हो चुका है, बस थोड़े से क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं, उसे से ही थोड़े से स्किल और डेवलप हो जाएंगे। कह रहे लेट वेक्टर ए एंड बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ योर मैग्नीट्यूड बी गिवन है आपको, देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर कब होगा, अरे देखो ना, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर तब होगा जब इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे साइन थीटा का फॉर्मूला बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चेक करो दोबारा से, कह रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस बी, ए एंड बी ये दे रखा है, तो पहली चीज हमको गिवन है ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है √2/3, ये 2 बातें गिवन है, और ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, तो यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। आपको क्या निकालना है, एंगल, एंगल का फॉर्मूला ये हो गया, तो साइन थीटा का फॉर्मूला डाल देंगे 1/3 × √2/3, कट जाएगा। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, 1/√2। अब सब जानते हैं साइन थीटा 1/√2 कब होता है, तो हमें सिर्फ एक ही आंसर बताना है, क्योंकि MCQ है तो प्रिंसिपल पर नहीं जाना। तो यहाँ पर आ गया 1/π/4, तो 45 पर होता है, तो हमने π/4 पर टिक कर दिया, ठीक है जी। MCQ आने नहीं है, लेकिन ये छोटे क्वेश्चन से स्किल बढ़ता है अपना, ठीक है जी। आगे देखो, अब देखो इससे हमने साइन थीटा का फॉर्मूला समझ लिया। अब इससे आप लोग क्या समझने वाले हो, वो साइकिल दोबारा बना लेते हैं, I J और K, ठीक है जी, ओके। अच्छा, और मूवमेंट कैसी, क्लॉकवाइज, बहुत ही बढ़िया। तो अगर हम यहाँ देखें I डॉट J क्रॉस K, J डॉट I क्रॉस K एंड K डॉट I क्रॉस J, तो यहां पर डॉट भी है और क्रॉस भी है, तो संभल के चलना है थोड़ा सा। J क्रॉस K, देखना J क्रॉस K क्या होता है, I डॉट I आ गया, I क्रॉस K उल्टा आ गया, तो -J हो गया बेटा, और K और सॉरी I क्रॉस J क्या हो गया बेटा, K हो गया। बात समझ में आ रही है। I डॉट I 1 होता था, बताया था, J डॉट J 1 होता था, लेकिन ये -1 हो गया, और K डॉट K भी 1 होता था, तो 1 से 1 कट गया, आंसर कितना आ गया हमारा 1, तो 1 पे क्या कर दिया, टिक। फटाफट से होने वाले क्वेश्चन, बात समझ में आई। आगे बढ़े, आओ जी। क्या कह रहा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी बराबर है, वाह। तो देखो ए डॉट बी जो है, देखो ए डॉट बी का मॉड्यूलस इसलिए लगाते हैं, ये मैग्नीट्यूड नहीं मॉड्यूलस है, वो नेगेटिव ना आए, ठीक है जी। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये तो कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू, तो थीटा क्या होगा हमें ये बताना है। तो देखो हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, एक था cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अगर मैं यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इधर आ जाएगा cos थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हाँ या ना, ये बात याद हो जाएगी।
फिर आता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये इधर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी आ जाएगा। मानते हो? तो यानी मैंने अब दो वैल्यूज निकाल ली, ए डॉट बी की ये वैल्यू होती है और ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की ये वैल्यू होती है। यहाँ वैल्यू डालेंगे कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। गलत डालिए तो बताओ भैया, समझ में आया? तो ये दो फॉर्मूले से हमने दो चीज़ें कंक्लूड कर ली। ठीक है जी, अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। कसम खुदा की ये बताओ कि कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बराबर कब आएगा? जल्दी बता दो। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कब आता है? जब थीटा होता है 45 डिग्री। ऐसे कर लो, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। कॉस बाय साइन क्या होता है हमारा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 4। बतेरे तरीके हैं, वैसे टेबल तो हमें याद है ही है कि कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर कब आएंगे, जब थीटा होगा पाई बाय 4। क्लियर है? डन है जी, आगे बढ़े। बहुत ही बढ़िया। ओ हो माय फेवरेट क्वेश्चन, माय फेवरेट क्वेश्चन यानी सीबीएसई फेवरेट क्वेश्चन। अब सीबीएसई फेवरेट क्वेश्चन एनसीईआरटी से बहुत ही बढ़िया, एग्जाम्पल 28 है तुम्हारी एनसीईआरटी का। कह रहे हैं मैग्नीट्यूड, ये 2 मार्क्स में बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है, ढंग से देखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज 5। अब ध्यान से एक लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करेंगे और याद करेंगे हमने लेक्चर 1 में क्या पढ़ा था। एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। ओहो, दोबारा पढ़ो। ईच ऑफ देम इज परपेंडिकुलर, ईच ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। यानी जो ए वेक्टर है, समझना, ये समझने वाली बात है, जो ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के। ठीक है जी, जो ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के। ध्यान से देखना, तो इसका मतलब ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी क्या हो गया है 0। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती थी 0। अब इसको खोल लो, ए डॉट बी और ए डॉट सी क्या आ चुका है बेटा हमारा 0 आ चुका है। ठीक है जी, एंड इसी प्रकार जो बी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर के। दोबारा लाइन पढ़ लेते हैं, एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। तो ये आ गया, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, समझ रहे हो, प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये भी क्या हो जाएगा बेटा 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। एंड सिमिलरली कर भी सकते हो, ये सब दिखाना है क्वेश्चन में, दिस इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, रफ वर्क नहीं है। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है? आओ एक बात देखते हैं बड़े ध्यान से। अब हमें फाइंड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू निकालनी, तो मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, ए वेक्टर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा था। अब ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ गया 9, बी की कितनी है 16, सी की कितनी है 25। अब देखो 2ab 2bc और 2ca है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, ए डॉट बी ए डॉट बी, बी डॉट सी बी डॉट सी, सी डॉट ए सी डॉट ए। और अब हमको एक बात समझ में आ गई कि ध्यान देखो, ए डॉट बी ए डॉट सी, ए डॉट बी ए डॉट सी, ये क्या होगा 0। इसको जोड़ लो पहले, कितना हो गया बेटा 50, ये कितना हो गया 0। ए डॉट बी और बी डॉट सी, ये भी कितना है बेटा 0। बी डॉट सी सी डॉट ए, ये भी कितना है 0।
ये भी कितना है 0। तो हमारी वैल्यू आ गई a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर के स्क्वायर की 50। तो स्क्वायर वहाँ जाकर क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो हमारी वैल्यू आ गई √50 यूनिट्स। ये बात समझने वाली है, ठीक है जी, ये बात आपकी समझने वाली है कि एक वेक्टर बाकी दोनों के सम के परपेंडिकुलर है, तो यानी a डॉट बी प्लस सी जो होगा वो 0 हो जाएगा। एक कंक्लूजन मैंने यहाँ से निकाला, एक यहाँ से और यहाँ से, और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पर कर लिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सारे क्या हो गए 0 हो गए। आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड करके भी डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या निकाल सकते थे 0। बात समझ में आ गई, क्लियर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, क्लियर। चलें आगे, आओ। कह रहे 3 वेक्टर्स हैं, ये भी उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। 3 वेक्टर हैं जिसमें क्या रखा है कि a प्लस बी प्लस सी क्या है 0 है, a प्लस बी प्लस सी क्या है 0। तो ये हमको गिवन है। पहली बात, इवेल्युएट द क्वांटिटी म्यू। अब म्यू है क्या, a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, इसकी वैल्यू बतानी है अगर a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या कर दिया करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जैसे अभी भी किया था। तो ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया देखो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 2ab, यही होता है ना फॉर्मूला, bc और ca इक्वल्स टू 0। तो a का क्या है बेटा 9, b का कितना है 16, c का कितना है 4, 2 ab bc और ca इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात। चले ये कितना हो गया फटाफट देखेंगे, 29 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और 2 डिवाइड, तो a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट a की वैल्यू हो गई -29/2 यूनिट्स। और यही वैल्यू किसकी थी, हमारे म्यू की। ठीक है जी, लगभग सेम क्वेश्चन था, उससे तो आसान क्वेश्चन है और काफ़ी ये भी ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। चलें आगे। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर 3 इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन परफेक्टली एलिजिबल है 4 मार्क्स का, परफेक्टली एलिजिबल। वेक्टर में बहुत दमदार क्वेश्चन है, 2 वक्त की रोटी छोड़ देनी है, ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना। तो देखो भैया, ए वेक्टर दे रखा है i कैप, 4j कैप और 2k कैप। बी वेक्टर दे रखा है 3i कैप, -2j कैप, 7k कैप। सी वेक्टर दे रखा है 2i कैप, इसको लिख क्यों रहे हैं हम, ये सब गिवन है ना, तो जगह बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, वो तो आपके क्वेश्चन में ये चीज़ें गिवन है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, चलो अब हम क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे 3 वेक्टर दे रखे हैं, आपको एक ऐसा डी वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर होगा ए के भी और बी के भी। तो लेट कर लो, लेट डी वेक्टर जो है वो हो गया एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। जो ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है डी के, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई 0, ए डॉट डी क्या आ गया 0। जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाती है, तो ए डॉट डी क्या आ गया हमारा 0 आ गया। अब ए डॉट डी अगर हमारा 0 है तो देखो ए वेक्टर हमारा ये रहा और डी वेक्टर हमारा ये रहा, डॉट प्रोडक्ट कर लो, ए 4b 2c क्या आ गया 0। इसको हम मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, ऐसे ही जो हमारा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर, सिमिलरली जो हमारा बी वेक्टर है वो डी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो जो बी वेक्टर परपेंडिकुलर डी वेक्टर है तो बी डॉट डी ये भी क्या हो जाएगा बेटा हमारा 0 हो जाएगा। तो बी वेक्टर ये रहा, डी वेक्टर ये रहा, 0 कर देते हैं। अच्छा मैंने ए बी सी लिख दिया, मुझे एक्स वाई जेड लिखना था। अच्छा ये एक्स वाई जेड आएगा ना, लेट तो हमने एक्स वाई और जेड किया। ठीक है जी, अब देखो आगे। अबे हाँ जी, तो यहाँ पर आ गया ये हमारा बी डॉट डी, बी डॉट डी आएगा 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल्स टू 0। यह आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है जी, 2 इक्वेशन तैयार हैं आपकी। चलो एक और कंक्लूजन दिया हुआ है कि जो c डॉट डी है वो कितना है 15 एंड c डॉट डी जो है वो क्या है 15 है। अब c डॉट डी 15 है तो 2x
माइनस वाई, डॉट प्रोडक्ट आता ना निकालना, 4z इज इक्वल्स टू 15। क्लियर है। अब इसकी जो वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब क्या आप 3 इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो? बहुत ही सिंपल है, मैं हिंट दे देता हूँ, फिर छोड़ दूंगा। पूरा कराऊँ? चलो देखो, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन आप चुन लो, कोई भी एक। मैंने पहली चुन ली और यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू आई -4y - 2z, और ये इस इक्वेशन का नाम दे दिया मैंने फोर्थ इक्वेशन। ठीक है जी। अब ये फोर्थ इक्वेशन की वैल्यू आपको सेकंड में भी डालनी है और आपको थर्ड में भी डालनी है। x की जगह -4y - 2z, ठीक है ना। तो देखो, x की जगह -4y - 2z -2y + 7z = 0। आपसे 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करनी सबको आती है ना, बस उसी तरीके सॉल्व हो जाएगी। तो -12y + 6z -2y + 7z = 0। ये कितना आ गया? -14y, और ये कितना आ गया? +13z = 0। तो ये इक्वेशन नई बन गई और इसका नाम हमने दे दिया फिफ्थ इक्वेशन। कोई दिक्कत? चलें आगे। अब x की वैल्यू आपने इधर भी डालनी है, x की वैल्यू आपको इधर भी डालनी है। x क्या है? ध्यान से देखेंगे, -4y - 2z, ठीक है जी, -y + 4z = 15 = 15 है यहाँ पर। तो ये कितना आया? -8y - 4z -y + 4z = 15। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब देखो, 4z से 4z कैंसिल हो गया, ये आ गया -9y = 15, तो y की वैल्यू आ गई 15/-9। ठीक है जी। अब y की वैल्यू अगर मैं इधर डाल दूंगा तो z आ जाएगी, yz की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा तो x आ जाएगी। देखो, मॉरल ऑफ द स्टोरी, 3 इक्वेशन सॉल्व करना आप जानते हो, अब तो जानते हो। 3 इक्वेशंस तक पहुंचना कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको ये 3 इक्वेशन दी हुई हैं ABC, और रिलेशन दे रखा है A का D के साथ 0 है, डॉट प्रोडक्ट 0। तो पहली कंक्लूजन आ गई, ये रहा D और ये रहा A, डॉट प्रोडक्ट के आगे 0। फिर आता है B डॉट D भी 0 है क्योंकि वो भी परपेंडिकुलर है, तो B और D की डॉट प्रोडक्ट क्या हो गई हमारी 0, और C डॉट D की डॉट प्रोडक्ट 15 दे रखी है आपको, तो ये आ गया हमारा C, और इसके साथ D की डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई 0। इसको सॉल्व कैसे करना है? कोई भी एक इक्वेशन ले लो, मैंने ले ली थी फर्स्ट, x की वैल्यू निकाल ली -4y - 2z। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करी, कौन सी इक्वेशन में? सेकंड में। x की जगह तो -12y, और अच्छा ये माइनस आएगा तो ये होगी ना गड़बड़, -6z, ठीक है जी, -2y + 7z, तो ये कितना हो गया? z वाली इक्वेशन आ गई हमारी, अभी ठीक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलती मिल गई तो ठीक कर देते हैं। ठीक है, ये भी गलत आ गया ना z, चलो अभी ठीक हो जाएगा। क्या हो गया? तो यहाँ पर आ गया माइनस, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये आ गया जी +z। ओके, और यहाँ पर भी हमने वैल्यू डाली, तो ये आया -8y - 4z -y + 4z कट गया, तो ये -9y ये आ गया। अब y की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है, z आ जाएगी, y और z की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, x आ जाएगा, और आपके पास x y z आ गया, तो आपके पास आपका d वेक्टर जो पूछा है वो निकल आया। क्लियर है? ठीक है जी। क्वेश्चन बहुत है, प्रैक्टिस बहुत है, जितना करो उतना कम है, लेकिन हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वेक्टर चैप्टर फिनिश हो चुका है। लेक्चर 1 देखो, आराम से देखो, उसका इनिशियल, लेक्चर 1 का इनिशियल पोर्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट बता रखे थे, नहीं देखा तो जाकर देखो। फिर इस लेक्चर के अंदर हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन हमने लेक्चर 1 वाले भी उठाए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, और ये चैप्टर मेरा खत्म हो चुका है। प्रैक्टिस करनी है अब आप लोगों को, ठीक है जी, डन है। इस चैप्टर के बिना आप 3D ज्योमेट्री नहीं सीख सकते, वेक्टर के बिना 3D नहीं सीखा जा सकता, और अगला चैप्टर हम लोग 3D ही करेंगे। क्लियर है? डन है। तो अगला चैप्टर के लिए वेक्टर को ढंग से पढ़ना है। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।